आज के इस वीडियो में हम हमारी जो नीट एग्ज़ाम 2027 है उसकी जो बायोलॉजी की सीरीज़ है उसका हमारा दोस्तों ये दूसरा वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के अंतर्गत टॉप 20 MCQs क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों कि एक सामान्य परागकोश में कुल कितने परागकोश होते हैं। एक जो परागकोश होता है उसमें कितने परागकोश होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन बी यानी कि 4। एक जो प्रारूपी परागकोश होता है उसमें 2 पालियाँ होती है। कितनी पालियाँ होती है, उसमें 2 पालियाँ होती है और प्रत्येक पालियों में कितने कोष्ठ होते हैं, 2। तो ऐसा करके हमारा जो परागकोश होता है उसमें 2 और 2 4 परागकोश होते हैं। बात करें हम परागकोश की तो दोस्तों जो हमारा परागकोश होता है वो क्या होता है, मादा पुष्प का नर जननांग होता है जो 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक ऐसी संरचना होती है और एक पतला डंठल होता है जिसे हम तंतु कहते हैं, और ऊपर का जो फूला हुआ भाग होता है उसको हम परागकोश कहते हैं, जिसमें 2 पालियाँ होती है और 4 कोष्ठ होते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका। सूक्ष्म बीजाणु को हम क्या बोल सकते हैं, इसको लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका किस प्रकार की होती है। ऑप्शन हमारे सामने ये है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुष्गुणित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन बी यानी कि द्विगुणित। जो हमारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है वो द्विगुणित होती है, और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है यही आगे चलकर लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है इनका जो निर्माण है, या ये लघु बीजाणुधानी जो होती है उसमें जो बीजाणु जन उत्तक पाए जाते हैं वही बीजाणु जन उत्तक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने ये रहा, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु किस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से सूक्ष्म बीजाणु या लघु बीजाणु किस प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, द्विखंडन और म्यूकिलन। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। जो हमारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है उनमें विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये कोशिकाएं कैसी होती है, द्विगुणित, जो हमने अभी देखा है। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, परागकोश की सबसे आंतरिक भित्ति परत कौन सी होती है। बाह्य त्वचा, अंतःस्तर, मध्य परतें और टेपिटम। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसकी जो आंतरिक भित्ति परत होती है वो होती है अपनी टेपिटम। आप जो देख पा रहे हैं ऊपर की जो ये तीनों परतें हैं जैसे कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर्स, इन तीनों परतों का कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना और परागकोश के स्फुटन में सहायता करना। जबकि हमारी जो चौथी परत होती है टेपिटम, इसका कार्य है, या जो विकसित होते हुए जो लघु बीजाणु होते हैं उनको यह पोषण प्रदान करती है। साथ ही साथ इसके बारे में हमें कुछ और भी चीज़ें याद रखना है कि जो हमारी टेपिटम होती है सबसे आंतरिक परत होती है, या लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है। इस कारण से हमारी जो टेपिटम परत होती है इसको नर्स टिश्यू भी बोला जाता है। टेपिटम जो हमारी परत होती है वो बहुगुणित होती है और बहुकेंद्रकी होती है, और इसमें जीव द्रव की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है। परागण करना, विकसित होते पराग कणों को पोषण प्रदान करना, बीजांड बनाना या वर्तिकाग्र बनाना। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि जो टेपिटम होती है हमारी नर्स टिश्यू होती है या पोषण प्रदान करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विकसित होते हुए या विकसित होते पराग कणों को पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, परागकण की भारी भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है। जो परागकण की भारी भित्ति होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है, सेल्यूलोज,
स्प्रोपोलेनिन, पैक्टिन, काइटिन। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि स्प्रोपोलेनिन। जो परागकोश होता है, सॉरी परागकण होता है, उसकी जो बाहरी भित्ति होती है वो स्प्रोपोलेनिन की बनी होती है। जैसे मान के चलते हैं हमारा ये परागकण होता है, यह जो होती है हमारी आंतरिक भित्ति होती है और यह जो होती है हमारी बाह्य भित्ति होती है। तो जो बाह्य भित्ति होती है दोस्तों हमारी, वो कैसी काय की बनी होती है, स्प्रोपोलेनिन की होती है। तो इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखना है कि पादप जगत में यह सबसे कठोर पदार्थ होता है। जैसे जंतु जगत की बात करें या जंतुओं में बात करें तो हमारा जो दांत होता है उसका ऊपरी भाग होता है सफ़ेद कलर का, जिसे हम मेलानिन बोलते हैं, वह सबसे कठोर होता है। इसी प्रकार पादप जगत में स्प्रोपोलेनिन जो होती है वो सबसे कठोर होती है। इसी कारण से हमें परागकण के जीवाश्म मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम इसकी बाह्य परत की बात करते हैं या बाह्य भित्ति की बात करते हैं तो यह जो बाह्य भित्ति होती है इसमें स्प्रोपोलेनिन जो होती है कहीं कहीं पर जगह पर यह क्या होती है, अनुपस्थित होती है। और यह जो जगह पर जहाँ यह अनुपस्थित होती है उन्हीं जगह से, जिन्हें को जर्म छिद्र या जनन छिद्र बोला जाता है, इन्हीं छिद्रों से पराग नलिका का विकास होता है। इसी के साथ साथ आपको यह भी याद रखना है, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि परागकण की कौन सी परत जो होती है वो असतत परत होती है, तो हमें यह याद रखना है कि जो हमारी बाह्य परत होती है जहाँ पर स्प्रोपोलेनिन अनुपस्थित होती है, इसी कारण से बाह्य परत को हम असतत परत भी बोलते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें हमारी आंतरिक परत की, तो जो यह है पेप्टी सेलुलोज की बनी होती है यह, और यह जो परत होती है सतत परत होती है, यानी कि पूरे भाग में यह उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अधिकांश आवृतबीजी पौधों में परागकण किस अवस्था में मुक्त होते हैं, यानी कि किस कोशिकीय अवस्था में परागकण परागकोश से बाहर परागकण किस अवस्था में मुक्त होते हैं, यानी कि परागकोश से किस कोशिकीय अवस्था में वो बाहर निकल आते हैं। ऑप्शन, एक कोशिकीय अवस्था, दो कोशिकीय अवस्था, तीन कोशिकीय अवस्था और चार कोशिकीय अवस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, यानी कि दो कोशिकीय अवस्था में। दोस्तों एनसीईआरटी में ऐसा बताया गया है कि आवृत बीजों में 60% से अधिक, यानी कि 60% से अधिक जो पादप होते हैं उनमें दो कोशिकीय अवस्था में ही वो परागकण से बाहर परागकोश से बाहर निकल आते हैं। लेकिन 40% से कम ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें जो परागकोश से तीन कोशिकीय अवस्था में बाहर निकलते हैं या तीन कोशिकीय अवस्था में उनमें परागण की क्रिया होती है। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जनन कोशिका अनंतता क्या बनाती है। एक अंड कोशिका, दो नरयुग्मक, दो सहायक कोशिकाएं, तीन प्रतिपाद कोशिकाएं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दो नर युग्मक का निर्माण करती है जनन कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक सामान्य परिपक्व भ्रूणकोश कितनी कोशिकाओं और कितने केंद्रकों वाला होता है। एक सामान्य परिपक्व भ्रूणकोश कितनी कोशिकाओं और कितने केंद्रकों वाला होता है। ऑप्शन है हमारे सामने ये 7 कोशिकी 8 केंद्र की, 8 कोशिकी 8 केंद्र की, 7 कोशिकी 7 केंद्र की, 8 कोशिकी और 7 केंद्र की। तो दोस्तों जैसे हमारा भ्रूणपोष होता है कुछ इस प्रकार की संरचना में होता है, जिसमें 3 कोशिकाएं ऊपर होती है और 3 कोशिकाएं नीचे होती है और बीच में 2 कोशिकाएं होती है। बात करें हम इनकी तो इनमें एक केंद्र किसमें होता है, एक केंद्र किसमें होता है, एक केंद्र किसमें होता है और एक केंद्र इसमें होता है। ठीक है, तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा इसमें जो हमारा परिपक्व जो भ्रूणपोष होता है वो 7 कोशिकी और 8 केंद्र की संरचना होती है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे टोटल इसमें 7 कोशिका हैं और बीच में जो हमारा ध्रुवी कोशिका है जो जिनमें 2 केंद्रक है। तो इस प्रकार से एक परिपक्व भ्रूणपोष में 7 कोशिकी तथा 7 कोशिकी तथा 8 केंद्र की संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सहायक कोशिकाओं में कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है। जो भ्रूणपोष होता है उसकी जो
सहायक कोशिकाएं होती है, जैसे कि मान के चलो ये भ्रूणपोष है, इसमें जो नीचे का जो भाग होता है, इस प्रकार से 3 कोशिकाएं जो भ्रूणपोष के आधारी भाग में होती है, जिनमें से इन 2 कोशिकाओं को, जो नीचे की जो 2 कोशिकाएं होती हैं, इनको सहायक कोशिका कहा जाता है, और ऊपर की जो कोशिकाएं होती है इसको अंड कोशिका कहा जाता है। तो इनके आधारी भाग में कुछ तंतुमीय विशेष संरचना पाई जाती है, जिन्हें तंतु रूपी उपकरण कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? तंतु रूपी उपकरण बोला जाता है। और इनका जो कार्य ये रहता है कि इनसे क्या विशेष प्रकार का द्रव निकलता है, जो पराग नली को अपनी ओर आकर्षित करता है, और अपनी ओर आकर्षित करके वो पराग नली की जो दिशा है उसको निश्चित करता है, या उसकी दिशा को सही डायरेक्शन में वो लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? निषेचन, परागण, युग्मन, अंकुरण। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों परागण। जो पराग कोश है, पराग कोश से जो परागकण निकल कर वर्तिकाग्र कर पहुंचते हैं, उसी को तो हम परागण कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, उसी पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? उसी पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प के, यानी कि मान के चलो अपना ये पराग है, ये पुष्प है, और इसमें जो मान के चलते हैं यह अपनी क्या है, पराग वर्तिकाग्र है, और यह हमारा पराग कोश से। तो जो पराग कोश से उसी पुष्प पर जो मतलब एक ही पुष्प से निकलकर एक ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब पुष्प गिरता है या जाके मिलता है, तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों स्वपरागण। क्या बोला जाएगा उसको? स्वपरागण। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों के बीच पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों के बीच पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? स्वपरागण, सजात पुष्पी परागण, परपरागण, असंग जनन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सजात पुष्पी परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक ही जाति के अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारे पास स्वपरागण, सजात पुष्पी परागण, परपरागण और बंध पुष्पी परागण। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि परपरागण। एक ही जाति के अलग अलग पुष्पों के या अलग अलग पौधों के बीच में होने वाला परागण क्या कहलाया जाता है? परपरागण। ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बंध पुष्पी फूलों का प्रमुख लाभ क्या है? बंध पुष्पी फूलों का प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन ए स्वपरागण सुनिश्चित होना, परपरागण सुनिश्चित होना, निषेचन रुक जाना और परागण नहीं बनते हैं। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, स्वपरागण सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द्विनिषेचन किसकी विशिष्ट विशेषता है? यानी कि द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए शैवाल, ब्रायोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। द्विनिषेचन की क्रिया किस में होती है? शैवाल, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आवृत बीजी जो पुष्प होते हैं उनमें द्विनिषेचन की क्रिया देखी जाती है, जिन्हें हम एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, युग्मनज या युग्मन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो इसके सामने ऑप्शन है भ्रूणपोष, युग्मनज, प्रतिपाद कोशिकाएं और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ध्रुवी केंद्रक। इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, यानी कि युग्मनज या जायकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, त्रिगुणित संलयन में किनका संलयन होता है? ऑप्शन है अंडकोशिका और नर युग्मक और ध्रुवी केंद्रक, 2 नर युग्मक प्लस 1 अंडकोशिका, सहायक कोशिका प्लस अंडकोशिका। दोस्तों जैसे कि त्रिगुणित संलयन में हम जैसे जानते हैं कि जो हमारा भ्रूणपोष होता है और
उसमें एक कोशिका बीच में होती है जिसमें 2 केंद्रक होता है, और 3 कोशिकाएं नीचे होती है जिनमें से 2 सहायक कोशिकाएं होती है और एक अंड कोशिका होती है। और इन नीचे की जो आधारी भाग की तीनों कोशिकाएं होती है, इनको संयुक्त रूप से हम अंड उपकरण बोलते हैं। लेकिन जब हमारी पराग नलिका का निर्माण होता है तो पराग नलिका निकल के आती है, उसमें जो 2 नर युग्मक होते हैं, जिसमें से एक नर युग्मक तो हमारा अंड कोशिका से निषेचन करता है और दूसरा जो हमारा नर युग्मक है वो ध्रुवी के कोशिका से जाके निषेचन करता है। तो त्रिगुणित संलयन में किनका संलयन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नर युग्मक, मतलब कि नर युग्मक और 2 ध्रुवी केंद्रक। सॉरी यह नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि 2 नर युग्मक। एक मिनट, सॉरी, इसका क्या जवाब सही होगा? हाँ, यही होगा ऑप्शन बी, यानी कि नर युग्मक प्लस 2 ध्रुवी केंद्रक। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आवृतबीजी पौधों में सामान्यतः भ्रूणपोष किस प्रकार का होता है? जो आवृतबीजी पुष्प होते हैं उनमें जो भ्रूण होता है वो कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि त्रिगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निषेचन के बाद बीजांड और अंडाशय क्रमशः किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? यानी कि निषेचन हो जाने के बाद में अंडाशय से किसका निर्माण होता है और बीजांड और अंडाशय में क्रमशः किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? तो जो हमारा बीजांड है वो बीज बनाता है और अंडाशय जो होता है वो फल बनाता है। तो इसका जो क्रमशः सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? बीजांड यानी कि बीज और अंडाशय यानी कि फल। तो ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वास्तव में वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें और लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।